हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। वेलकम एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा जो यूएसए ने अभी एक नया रूल्स लाया है, जहां पे स्टूडेंट्स को अगर उनकी जो आगे की जो सेमेस्टर्स की एग्जामिनेशन है वो अगर ऑनलाइन हो जाती है, या उनकी थ्रू आउट जो ईयर्स जो उनकी कॉलेज की लाइफ है अगर उनमें वो ऑनलाइन की अगर कोई प्रोविजंस लाते हैं, तो जितने भी बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनको यूएसए लीव करना पड़ेगा। तो उसमें ये पहला हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे जो कुवैत में एक नया लॉ आया है, जहाँ पे वो लेबर माइग्रेंट्स जो बाहर के देशों से आते हैं उनके लिए वो उस देश को कुवैत को छोड़ना पड़ेगा। तो आज दोनों की डिस्कशन सेमी सिमिलर लाइन पे होंगी। तो चलिए डिस्कस डिस्कस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली एक लॉ लाया है, जिसमें कि अगर आगे वाले सेमेस्टर्स की एग्जामिनेशन जो कि या सेमेस्टर्स की जो भी क्लासेस होने वाली हैं, वो अगर सारी क्लासेस अगर ऑनलाइन हो जाती हैं, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने अभी अपने सिलेबस को मॉडिफाई कर लिया है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि ठीक है, इस तरीके की अगर आपको पता होगा कि जो पेंडेमिक है वो वन ऑफ द ग्रेवेस्ट है यूएसए में। तो इसके लाइमलाइट में अगर हम देखें तो एक डिसीजन ये बहुत ही अच्छा लगता है, बट हमें ये भी देखना है कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत ही रेग्रेसिव स्टेप हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो रेगुलेशंस है उससे इंडिया कितना हार्म होगा, क्योंकि हमें तो अपने इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचना है। क्योंकि डिफरेंट अगर मैं देखूं, अगर आप चाइना इंडिया जो है वो वन वन और से फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है, और इसके बाद आई थिंक चाइना जो है जो यूएसए में कॉलेज डिग्रीज के लिए या डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए जाते हैं। तो इससे ये है कि इंडिया को बहुत ही एक रिग्रेसिव स्टेप ये यूएसए का है। क्योंकि अगर आप देखें वन टू वन जो डिस्कशंस होती हैं वो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में, वो वन ऑफ द टॉप नॉच होती हैं, और जिसमें कि डिफरेंट जो भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से वो सोचते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो हम वन टू वन इंटरेक्शन होगा टीचर्स के साथ, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंडिया इज़ करेंटली इनरोल्ड विथ हैव टू बैक होम। सो इंडियंस जो वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज में अभी जा चुके हैं, वो हो सकता है कि उन्हें वापस आना पड़े। और जो नए स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ में अभी जाने वाले हैं, उनकी हो सकता है अगर उनके कॉलेज के रेटिफिकेशन के बाद कि जो कोर्सेज आने वाली हैं क्या वो ऑनलाइन होंगी या वन टू वन इंटरेक्शन होगी, तो उसके बेस्ट पे ये डिसीजन लिया जाएगा कि जो न्यू स्टूडेंट्स है वो आगे की क्लासेस के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अभी अराइज हो चुका है। अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट्स हु हैड कम बैक टू इंडिया आफ्टर द पेंडेमिक, जो पेंडेमिक के बाद जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, उनकी उन्हें शायद परमिशन ना मिले वापस जाने के लिए अगर उनकी क्लासेस शिफ्ट हो जाती है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज और प्रपोजल्स डिफरेंट जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो लेके आ रहे हैं कि इस पेंडेमिक से कैसे निकला जाए, और स्पेशली अगर बाहर से लोग आ रहे हैं उसके लिए। तो अगर इसका इसका कंसर्न में बात करूँ कि क्या कंसर्न हो सकता है, तो अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इंडियंस आर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो यानी दूसरे नंबर पे हैं यूएसए में जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं आफ्टर द चाइनीज के बाद। ओके। और स्टूडेंट्स विल, जैसा मैंने आपको बताया कि वन टू वन इंटरेक्शन जो होता है टीचर्स से, जिसमें कि आप डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं, डिबेट डिस्कशन, ये नर्चरिंग जो होता है वो आप मिस करेंगे, जिसके चलते कि आप जो हॉल मार्क है जो इन सारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ की, वो आप मिस कर देंगे, जो कि क्रक्स है इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का। तो ये अभी आने वाले समय में ये पता चलेगा कि क्या यूएसए पॉलिसी मेकर्स रियली में इस चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। अगर मैं स्पेशली बात करूं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इवन इसके अगेंस्ट हैं इस लॉ की, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोर्ट में जा चुके हैं, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रेस्टीज के अगेंस्ट है। अगर आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ को आप एक जोन में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि हम उनको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दे देंगे और ये तो जो इनकी जो मेन जो इसमें स्टूडेंट्स को नर्चर किया जाता है, जो उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाई जाती है, उनमें क्वेश्चनिंग की जो एबिलिटी वो
नर्चर की जाती है, वो सब चीज़ें बहुत ही आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से नहीं ला सकते हैं। तो ये बहुत ही एक मैं बोलूँगा ऐसा कि रिग्रेसिव स्टेप है, लेकिन अगर ये ऐसा हो पाए कि कुछ टर्म्स के लिए या कुछ महीनों के लिए ऐसा हो, क्योंकि पेंडेमिक के चलते, तो ये बेनिफिट होगा। तो दूसरे आर्टिकल जो है हमारा, वो जैसे मैंने बताया कि कुवैत में एक लॉ लेके आया गया है, जहाँ पे कुवैत के जो वहाँ के लेबरर माइग्रेंट्स डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, उनके अगेंस्ट एक ये लॉ है कि उनकी जो नंबर्स ऑफ वर्किंग जो लोग आते हैं बाहर से, उनकी पॉपुलेशन को कम किया जाए, ताकि जॉब प्रोस्पेक्ट्स कुवैत में बढ़ सके। गल्फ कंट्रीज, ये स्पेशली गल्फ कंट्रीज के जंक्शन में हमें ये पढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमेटी ऑफ कुवैत नेशनल असेंबली हैज अप्रूव्ड ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा, ठीक है। एक्सपैट कोटा मतलब होता है कि जहाँ पे लोग बाहर से वर्कर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में काम करने के लिए। तो ये जो एक्सपेक्ट कोटा है उनका, वो उन्हें कम करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कि 8 लाख ऑफ इंडियंस, अगर ऐसा ये अप्रूवल हो जाता है तो शायद 8 लाख लोगों को वहां से गल्फ कंट्रीज में और स्पेशली कुवैत से वापस आना पड़ेगा। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत ही एक डेलिकेट सिचुएशन है कि अपनी पॉलिसी को और अपने डिप्लोमेसी को अपने कैसे वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में कैसे ये वर्क करता है, और कैसे शायद इस पे कुछ विचार किया जा सके। तो अगर मैं बताऊं कि एक्सपेक्ट कोटा जो है, वो जो बिल आया है, तो ये बिल जो है वो इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस कोटा सिस्टम। जैसे कोटा सिस्टम लाने की बात की जा रही है, जहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर्स जो फॉरेनर्स हैं वो कुवैत में आते हैं, अब उनकी जो उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कुछ कोटा में डाल के उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। जिसके चलते क्या होता था कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होता था, जहाँ पे लोगों की ऐसा लगता था कि कुवैत के जो निवासी हैं उनको काम कम मिलता था और प्रेफरेंस भी कम मिलता था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग आ रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, डिफरेंट इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो उनकी जो स्किल की क्वालिटीज होगी वो कहीं ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दोज पर्सन जो वहाँ पे कुवैत में या गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं। तो इसके रीज़न, एक लॉजिक ऐसा लग रहा है कि शायद इसके रीजन के चलते ही ये कोटा सिस्टम और एक्सपेक्ट कोटा बिल जो अभी ये इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये जो ड्राफ्ट है विल प्रपोज टू इम्पोज ए एक कैप लगाने की कोशिश करेगा, जहां पे ये जो नंबर्स हैं उसे पहले 60 to 65% तक लाया जाएगा, और धीरे धीरे आने वाले सालों में इसे और कम किया जाएगा। तो अभी इनिशियली मतलब ब्लैंकेट बैन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी क्योंकि अगर आप 70 to 65% ला रहे हैं, इसका मतलब कि लोग भी बहुत आ जाते हैं, तो परसेंटेज मीन्स देयर विल बी ह्यूज नंबर। आई मीन अराउंड 20 to 20 lakhs 30 lakhs, मतलब ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं सिर्फ। तो ये बहुत ही एक रिग्रेसिव स्टेप है, और इंडिया के लिए एक बहुत ही डिप्लोमेटिक वाइज इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है अभी। और इस बिल के मैं बारे में बात करूँ तो ये जो बिल है वो स्पेसिफाइज करता है कंट्री वाइज कैप्स। तो ये सबसे बड़ी आपको इंडिया के लिए वरी सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप कंट्री वाइज एक कोटा सिस्टम आप लिमिट करते हैं, इसका मतलब कि आप कोई पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हैं। और स्पेशली मैं अगर इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया इसमें सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा इसमें नेगेटिव सिचुएशन में रहेगा, क्योंकि रीजन इसका ये है, क्योंकि अगर आप देखें लॉट ऑफ रिमिटेंसेस जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो सेंट्रल एशिया से आते हैं और वेस्ट वेस्ट सेंट्रल एशिया से आते हैं। तो ऐसे रीजन में जहाँ पे लोग बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, और वहां से जब आपका एक तरह से जब इतना 8 से 10 या इवन 30 से 50 लाख के बीच में नंबर्स हो सकते हैं, तो इतना अगर डाउन साइजिंग हो रहा है, तो इसमें जो रेमिटेंसेस की नंबर ऑफ रेमिटेंसेज है, इंडिया विल लॉस्ट लॉट ऑफ रेमिटेंसेज। तो ये इसके इसके रीजन भी है कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक बहुत ही यू नो सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, और क्या इसके आगे वाले स्टेप लिया जाएगा इस पे बहुत विचार कर रही है। सो अगर मैं ड्राफ्ट के बारे में बात करूँ तो ये जो ड्राफ्ट है वो कोटा फॉर 2 लार्जेस्ट एक्सपेट्राइट कम्युनिटीज, जहाँ पे इंडियंस और इजिप्टियंस हैं, वहाँ पे ये बात करता है कि इंडियंस और इजिप्टियंस से जो बाहर से ये इन दो कंट्रीज से आते हैं,
उनकी जो पॉपुलेशन की डाउन साइजिंग के बारे में बात की जा रही है। तो स्पेशली आप देखें, आपको याद रखना है कि कोटा सिस्टम लाया जा रहा है, और इसमें अभी इनिशियल वाइज स्टेप वाइज इवेंट 70 से 65%, फिर 60, फिर 55, ऐसे धीरे धीरे आने वाले सालों में इसको और कम किया जाएगा, ठीक है। सो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियंस एक्सपेट्रियाट कम्युनिटी, जो बाहर लोग काम करने जाते हैं, एक्सपेक्ट ग्रुप इन कुवैत शुड नॉट एक्सेप्ट 15%। तो ये जो बहुत ही एक कंसर्निंग सिचुएशन है, जहाँ पे ये ड्राफ्ट क्लियरली बोल रहा है कि 15% से ज़्यादा नेशनल पॉपुलेशन की वहाँ पे इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर कंट्री की ये टारगेट है। सो इंडिया के लिए तो ये बहुत ही लॉस मेकिंग सिनारियो है। सो करंट, अगर थोड़ी आपको क्लैरिफाई करूं चीज़ों को, अगर आपको 15% ऑफ पॉपुलेशन बोल रहा है, जहाँ पे आपको ये देखना है कि करंट पॉपुलेशन ऑफ कुवैत कितना है, 4.3 मिलियन ऑफ विथ कुवैत विथ मेकिंग अप टू 1.3 मिलियन। सो अगर आप देखें 4.3 मिलियन में जो भी पॉपुलेशन कुवैत में काम करते हैं, वहाँ पे 1.3 मिलियन ही लोग वहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो वहाँ पे जॉब उनको मिल पाती है। सो एक्सपेक्ट जो है वो टोटल जो है वो 3 मिलियन की है। तो आप देखें एक टोटल मतलब इम्बैलेंस कितना है कि 3 मिलियन लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं, और 1.5 मिलियन जो है वो सिर्फ उस कंट्री की काम कर रहे हैं। तो ये सब रीजन था, आई थिंक, जो डिफरेंट ये कंट्रीज जो थी वो उनको लगा कि इनको डाउनसाइज करने की जरूरत है, और लोगों को एक जॉब प्रोस्पेक्ट्स में बढ़ाने की जरूरत है, इसके चलते ये डिसीजन लिया गया। सो अगर मैं इंडिया के बारे में स्पेशली बात करूं कि इंडिया कैसे इससे इम्पैक्ट होगा, तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन एम्बेसी के अनुसार 28,000 ऑफ इंडियंस वर्किंग इन कुवैत गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं अभी। 28,000 मतलब उसमें कौन कौन से सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, नर्सेज हो गया, इंजीनियर्स हो गए हैं, नेशनल ऑयल कंपनीज हो गए हैं, और कुछ साइंटिफिक जो वर्किंग सिनारियोज है वहाँ पे भी वर्क कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही वाइड स्कोप ऑफ वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स है, जहाँ पे इंडियन वर्कर्स वहाँ पे जाके काम करते हैं, ठीक है। अगर ये बिल जो है ये लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंडिया को ये डाउन साइज कर देगा 7 to 8 लाख। तो 7 से 8 लाख लोग वहां से उनको रिपेट्रिएट होना पड़ेगा, और जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा बड़ा सा ब्लो होगा, अगर मैं रेमिटेंस, जैसा मैंने आपको बताया, उसके लिए और इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडिया जो लार्जेस्ट कंट्री है रेमिटेंसेस के लिए दीज गल्फ कंट्रीज से। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुवैत इज द टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस फॉर इंडिया। तो इन सब पूरी अगर सेक्शन में अगर हम ये डिस्कस करें, तो आपको ये पूरा क्लैरिफाई हो चुका होगा कि ये जो बिल है वो इंडिया कितना गंभीरता से इसे मॉनिटर कर रहा है, और एक बैक चैनल डिप्लोमेसी लाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे कुछ जो डाउन साइजिंग है उसको एटलीस्ट कम किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे वर्क कर सकें। सो अगर कुछ पहले की ग्राफ से मैं आपको समझाने कोशिश करूं, तो 2018 में जो इंडिया रिसीव्ड किया था अराउंड 4.8 बिलियन ऑफ US डॉलर फ्रॉम कुवैत। सो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट है इंडिया जो कुवैत से, स्पेशली गल्फ कंट्रीज की बात छोड़ दीजिए, यहाँ से रेमिटेंसेस इंडिया को मिलता है। अगर क्वेश्चन फिर ये उठता है कि क्या ऐसा रीजन है जहाँ पे ये कुवैत इस तरीके के बिल लाया, और क्या इसके पीछे पीछे लॉजिक हो सकती है। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं कि एक एंटी एक्सपेक्ट सेंटीमेंट पूरे गल्फ नेशंस में एक इमर्ज हो रहा था धीरे धीरे लास्ट 1 डिकेड में। उसके पीछे रीजन ये था कि पहला तो अभी अगर रिसेंट, मतलब पहले ये 10 सालों में ये चीज़ें हो रही थी, बट जो रिसेंट कोविड-19 का जो पेंडेमिक हुआ, और इसके बाद जो ऑयल प्राइसेस की जो एक तरह से धराशायी हुई हैं, स्लम्प्स हुई हैं, जिसके चलते क्या हुआ है कि जो ऑयल प्रोडक्ट, डिफरेंट जो ऑयल कंपनीज हैं या ऑयल फील्ड्स हैं, वहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है। इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, और जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो वहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, और जब लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है तो एक एंटी सेंटिमेंट आ रहा है। तो इन सब चारे चीज़ों को अगर आप मिला के देखें, तो ये रीजन था कि ये हेस्टी सिचुएशन में ये सेंटिमेंट आई थिंक डिसीजन लिया गया कि एक बिल लेके आते हैं जहाँ पे लोगों को
ये जो सेंटिमेंट अभी इंक्रीज हो रहा है उसको वहीं पे दबाने की कोशिश की जाएगी इस बिल के थ्रू, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कुवैत जो है ये ड्राफ्ट बिल कर रहा है, सो ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जो कुवैत में हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग वहाँ के लोगों को ही अब मैंने आपको ग्राफ से समझाया कि 1.5 मिलियन जो सिर्फ जॉब मिल रही थी लोगों को वहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी और 3 मिलियन बाहर से लोगों को जॉब मिल रही थी, तो ये कितनी डेमोग्राफिक अल्टरेशन है जिसे बोलते हैं हम, तो वो हो रही थी जिसके चलते ये बिल लाया गया है। और अगर मैं इस अप्रैल के बारे में बात करूं कि कुवैत गवर्नमेंट एक एक पार्डन एक पार्डन प्लान जो लेके आया था, पार्डन प्लान जो कि इलीगल माइग्रेंट्स को इनकरेज करता था, जो बाहर से आते थे कि लीव कुवैत, कुवैत को आप छोड़ दीजिए, क्यों। और इसमें पार्डन प्लान में ये था कि अगर आपके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने के लिए तब भी हम देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट को दबाने के लिए, ताकि लोग वापस जा सके और वहाँ यहाँ के लोगों को जॉब मिल सके, ये सब सिनारियो था कि कुवैत इस तरीके के बिल लेके आ रहा है। सो एक इसके बाद में जैसे बताऊं, जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब से पावर में आया है, तो उस समय से जो एक पूरे वर्ल्ड में एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो इंक्रीज हो रही है और वो जो सेंटिमेंट स्टार्ट हो रही है, तो वो गल्फ भी इसे छूता नहीं है। तो यहाँ पे एक रीज़न ये है कि गल्फ जो कंट्रीज है वो भी सोच रहे हैं कि अपने इकोनॉमी के बारे में सोचा जाए, अपने जॉब के बारे में सोचा जाए, अपने लोगों के बारे में सोचा जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक रीज़न है आई थिंक ये बिल लाने के लिए। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बिल है वो आने वाले समय में किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इसके साथ डील करती है। क्या बैक डिप्लोमेसी से इसको कुछ दिन तक या कुछ आने वाले सालों तक इसे टाला जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स को बहुत ही, अभी इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही वरी सिचुएशन में डाल रही है। मुझे मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो टिल वी मीट इन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।